हाय दोस्तों, इस सीरीज की दूसरी सैवरी नगेट्स वीडियो में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने इस शिप पर एक नजर डाली। ये शिप 2,10,000 टन का कंटेनर शिप है। ये लगभग 400 मीटर लंबा और लगभग 60 मीटर चौड़ा है। और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस चीज को पानी के ऊपर चलाने में काफी मेहनत लगती है। तो प्रोपेलर्स को चालू करने के लिए हमें कुछ बहुत बड़े इंजनों की आवश्यकता होगी। इस जहाज में बाईं ओर 2 प्रोपेलर हैं और एक दाहिनी ओर है। तो चलिए एक और मॉडल देखते हैं और एक नजर डालते हैं इन प्रोपेलर्स को चलाने वाले इंजन कहां हैं। तो ये है हमारा कंटेनर शिप। आइए बस जूम इन करें और देखें कि हमारे पास कुछ कंटेनर नीचे होल्ड में हैं। थोड़ा यहां दाईं ओर आएं, हम देख सकते हैं कि हमें अपना इंजन मिल गया है। ये वास्तव में एक 6 सिलेंडर इंजन है। 1 2 3 4 5 6 और इंजन के टॉप पर क्रिसमस ट्री के आकार की वस्तुएं हैं। वे वास्तव में एग्जॉस्ट गैस वाल्व्स हैं। हम उन पर थोड़ी देर में नजर डालेंगे। आप देख सकते हैं कि फनल के साथ इंजन काफी अच्छी तरह से लाइन में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जॉस्ट गैस जितनी जल्दी हो सके जहाज या इंजन से बाहर निकल जाए। फिर हमारे पास एक प्रोपेलर शाफ्ट है और प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ आता है। ये हमारे प्रोपेलर से जुड़ता है और मैं इंजन शुरू करने वाला हूँ और हमारा प्रोपेलर घूमना शुरू कर देगा। और इसी तरह हम जहाज को पानी में चलाते हैं। हमें वास्तव में ऐसे 2 इंजन मिले हैं। मुझे लगता है कि अब हम इस इंजन को और अधिक विस्तार से देख सकते हैं। हमें अपना 6 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन मिल गया है। ये एक बड़ा 2 स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन है और आप देख सकते हैं ये काफी अनोखा डिजाइन है। यहां कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आप सामान्य 2 स्ट्रोक इंजन पर आमतौर पर नहीं देखते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन केवल वास्तव में बहुत छोटे एप्लीकेशंस, लॉन मूवर्स, लीफ ब्लोअर्स, मोटरसाइकिल्स और इस तरह की चीजों के लिए उपयोग किए जाते हैं। और पानी के ऊपर 2 लाख टन के जहाजों को चलाने जैसे बहुत बड़े एप्लीकेशंस को चलाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। नाम के बावजूद इस प्रकार का इंजन आमतौर पर डीजल फ्यूल ऑयल या डीजल का उपयोग बिल्कुल नहीं करता। ये वास्तव में फ्यूल के रूप में हैवी फ्यूल ऑयल उपयोग करता है और हैवी फ्यूल ऑयल काफी चिपचिपा होता है। आप इसे इंजन में पंप करने से पहले टैंकों में लगभग 40-50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जहां इसे फिर से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर इसे इंजन में इंजेक्ट किया जाएगा। यहां एक फ्यूल इंजेक्टर है और हम इस फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग करते हैं। एक इंजेक्टर विपरीत दिशा में है। आमतौर पर 3 इंजेक्टर होते हैं। हमारे पास यहाँ 2 इंजेक्टर हैं और हम इस पाइप के माध्यम से नीचे फ्यूल इंजेक्टर में डालेंगे और फ्यूल को कंबस्शन स्पेस में इंजेक्ट करेंगे। हम कितना फ्यूल जला रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जहाज को कितनी तेजी से चलाना चाहते हैं। जिन्हें हम एक क्षण पहले देख रहे थे, मैंने उन कंटेनर शिप के इंजनों से जुड़े कुछ फैक्ट्स और आंकड़ों को देखा और आपको ये अनुमान लगाने के लिए 150 से 250 टन फ्यूल के बीच देख सकते हैं। हालांकि इस प्रकार का इंजन 6 सिलेंडर वाला इंजन है जो दुनिया का सबसे बड़ा इंजन है, जिसका इस्तेमाल सिंगल स्क्रू या सिंगल प्रोपेलर के लिए भी किया जाता है। ई क्लास कंटेनर जहाज में 14 कंटेनर होते हैं। इंजन का वजन 2300 टन से अधिक होता है। तो आप अभी देखना शुरू कर सकते हैं कि हम एक दिन में 250 टन फ्यूल की खपत कर सकते हैं। अकेले क्रैंक शाफ्ट का वजन 300 टन है, यानी 6,60,000 पाउंड। एक पिस्टन का वजन 5.5 टन होता है, यानी 12,000 पाउंड। यहां मेरी एक इमेज है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंजन कितना ज्यादा बड़ा है। बहुत से लोग ब्रेक हॉर्स पावर के बारे में बात करना पसंद करते हैं जब वे इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे किलोवाट का उपयोग करना पसंद है, लेकिन किसी भी तरह से ये 14 सिलेंडर इंजन 84,000 किलोवाट बिजली पैदा करता है, यानी 84 मेगावाट। ब्रेक हॉर्स पावर के मामले में ये लगभग 1,15,000 ब्रेक हॉर्स पावर है,
इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए यदि आप एक स्टैंडर्ड बस या कोच को देख रहे हैं जिसमें लगभग 50 लोग हैं, तो उस कोच के इंजन में केवल 450 ब्रेक हॉर्स पावर होगी। इंजन लगभग 100 आरपीएम तक की गति से चलने वाला है, जो काफी धीमा लगता है। लेकिन अगर आप इंजन के स्ट्रोक पर विचार करें, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की दूरी जो प्रत्येक पिस्टन को तय करनी है 2.5 मीटर, तो फिर 100 आरपीएम काफी ज्यादा होता है। गति के संदर्भ में आप लगभग 2300 नॉट्स तक की गति पहुंच सकते हैं, और नॉट्स एक नॉटिकल माइल है। तो अगर हम 23 नॉट्स की यात्रा कर रहे हैं तो हम लगभग 26 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचेंगे। ये लगभग 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आप मेट्रिक यूनिट्स में कैलकुलेट करना पसंद करते हैं तो मैं मानता हूं कि 26 मील प्रति घंटा बहुत धीमा लगता है, लेकिन ये अभी भी 600 मील प्रतिदिन या लगभग 1000 किलोमीटर प्रतिदिन है, क्योंकि जहाज दिन रात यात्रा करते हैं। और अगर आप सैन फ्रांसिस्को जैसे बंदरगाह को छोड़ते हैं और जापान जाना चाहते हैं तो रास्ते में रुकने या अपने शिप को धीमा करने का कोई कारण नहीं है। तो आइए अब हमारे बड़े 2 स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन पर एक नजर डालते हैं। हम कुछ बाहरी हिस्सों को देखकर शुरुआत करेंगे। हमारे पास एक एग्जॉस्ट गैस मैनिफोल्ड है, यानी ये सिल्वर आइटम्स सिलेंडर के ऊपर से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। वे वास्तव में इस चैनल के माध्यम से ऊपर आते हैं और फिर इस छेद में आते हैं, और एग्जॉस्ट गैसेस छेद से होकर जाती हैं और फिर मैनिफोल्ड हो जाती हैं। टर्बोचार्जर को एग्जॉस्ट गैसेस प्रदान की जाती हैं क्योंकि ये एक टर्बोचार्ज इंजन है। इंजन को टर्बोचार्ज करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जब इंजन चल रहा होता है तो ये संभावित रूप से लंबे समय तक लगातार चलता रहता है। अगर हम सैन फ्रांसिस्को से जापान की यात्रा का उदाहरण लें तो हम 10 से 14 दिनों के लिए समुद्र में हो सकते हैं। ये वास्तव में उस गति पर निर्भर करता है जिस गति पर आप यात्रा कर रहे हैं। अगर हम एग्जॉस्ट गैसेस को टर्बोचार्जर तक यहां से पहुंचाते हैं तो हम आने वाली हवा को कंप्रेस कर सकते हैं। टर्बोचार्जर में इन फिल्टर के माध्यम से हवा वास्तव में चूस ली जाती है और फिर उस कंप्रेस्ड एयर को कूलर में पास किया जाता है, और फिर एयर कूलर हवा को हमारे एयर मैनिफोल्ड में डिस्चार्ज कर देता है, जिसे हम चार्ज एयर मैनिफोल्ड कहते हैं, जो यहाँ अंदर का स्थान होगा। हमें कितनी हवा चाहिए बहुत न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इंजन कितनी तेजी से चल रहा है, बल्कि आमतौर पर बहुत। मैं इंजन रूम के चारों ओर घूमता था और मैं यहाँ के फिल्टर में टर्बोचार्जर पर लग रहे प्रेशर डिफरेंशियल को मापने के लिए घूमता था, और आमतौर पर यहाँ टर्बोचार्जर को पार करने के लिए इतनी जगह नहीं होती, क्योंकि रेलिंग या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको टर्बोचार्जर फिल्टर के काफी करीब चलने के मजबूर कर देता है। वास्तव में क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप इस फिल्टर की तरफ खींचे चले जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसे लगभग थोड़ा सा गले भी लगा सकते हैं और आप महसूस करेंगे कि यह आपको इंजन में खींचने की कोशिश कर रहा है। जब आप क्लिपबोर्ड के साथ इसको पार करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड से कागज को खींचने की कोशिश करता है। मेरे पास असल में काफी अच्छी चाल थी जो मैं तब करता था जब मैं इंजन राउंड्स करता था। मैं कागज का टुकड़ा लेता था, फिर मैं इसे फिल्टर पे चिपका देता था। जब मैं टर्बोचार्जर की दूसरी तरफ चक्कर लगाने के लिए और टर्बोचार्जर में डिफरेंशियल प्रेशर की जांच करने के लिए गया होता था, और आप बस यहाँ वापस जा सकते हैं और फिल्टर के ऊपर से कागज उठा सकते हैं जो इंजन में सारी हवा खींचे जाने के कारण अटका हुआ था। फिल्टर में डिफरेंशियल को मापने का कारण यह है कि किसी पॉइंट पर फिल्टर गंदा हो जाता है और आपको फिल्टर को बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे फिल्टर समय के साथ गंदा होता जाता है आपको फिल्टर के पास एक बड़ा प्रेशर डिफरेंशियल देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर की तुलना में फिल्टर के बाहर की तरफ एक बड़ा प्रेशर डिफरेंशियल मापा जाता है, और यही आपको बताता है कि फिल्टर बदलने का समय कब है। फिल्टर अपने आप में एक फिल्टर क्लॉथ है और आमतौर पर आप इसे लपेट सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
हम हवा को अपने कूलर तक पहुंचाते हैं और फिर हमें हवा को ठंडा करने की जरूरत होती है। हम हवा को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग करेंगे और हवा को ठंडा करने का कारण यह है कि हम चाहते हैं कि हवा की डेंसिटी बढ़े। हम हवा को ज्यादा ठंडा नहीं करना चाहते क्योंकि तब हमें हवा में नमी की बूंदें मिल जाती हैं। तो आमतौर पर हम इसे लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे। दबाव के टर्म्स में हमारे पास लगभग 1.5 बार हो सकता है, जो लगभग 20 psi के बराबर है। एक बार जब हम हवा की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हवा को कंप्रेस करते हैं और हवा की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए इसे फिर से ठंडा करते हैं, तो ये ऑक्सीजन युक्त हवा चार्ज एयर मैनिफोल्ड में भेजी जाती है। हम इसे चार्ज्ड एयर कहते हैं क्योंकि ये टर्बो चार्जर से होकर गुजरती है और ये चार्ज्ड एयर इस दिशा में कंबशन स्पेस या कंबशन सिलेंडर में भेजी जाएगी। तो हम कंबशन स्पेस या सिलेंडर के अंदर हैं और हमें सिलिंड्रिकल स्टील का ये लंबा टुकड़ा मिला है जो हमारे कंबशन स्पेस के अंदर है। वह पिस्टन रॉड है। पिस्टन रॉड के नीचे हमारे पास एक कनेक्टिंग रॉड है। ये अधिकांश कंबशन इंजन्स विशेष रूप से छोटे या मध्यम आकार के इंजनों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनके पास पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड नहीं होते। उनके पास एक कनेक्टिंग रॉड होता है। कनेक्टिंग रॉड का दूसरा नाम कॉन रॉड है। पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड के बीच में एक क्रॉस हेड होता है जो कि यहाँ इस स्वीट रैपर की तरह होता है। यहाँ हम गाइड देख सकते हैं। गाइड इन आइटम्स में इंजन के किनारे पर फिट होते हैं। आप ये एंगल देख सकते हैं जहां वह गाइड के साथ स्लाइड करते हैं ताकि वह क्रॉस हेड को सही पोजीशन में रखें और एक लीनियर पाथ पर चलता रहे। इंजन के साइज और रिलेटिवली छोटे बोर के कारण बोर सिर्फ पिस्टन का डायमीटर है, लेकिन छोटे बोर और इंजन की बहुत बड़ी स्ट्रोक लेंथ के कारण हमें इस क्रॉस हेड की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास क्रॉस हेड नहीं होता तो हमारे कंबशन के समय बहुत बड़ा दबाव बनता है। मैं इस पिस्टन को यहां से हटा देता हूं। मुझे यहां स्पेस में खाली कंबशन लाने दो। बहुत अधिक मात्रा में दबाव है और वह पिस्टन को नीचे की ओर ढकेलने वाला है। हम चाहते हैं कि पिस्टन एक लीनियर डायरेक्शन में कार्य करे, इसलिए इस पिस्टन रॉड को इंजन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन में लगाया जाता है। यह सिलेंडर के पैरेलल है। छोटे इंजनों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बड़े इंजनों के साथ हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रोक की लंबाई की तुलना में बोर बहुत छोटा होता है और क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्रैंकशाफ्ट के ऊपर इन लोड्स को एक एंगल पर लगाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉन रॉड के साथ यही घटित हो रहा है, लेकिन कॉन रॉड अब बहुत छोटा है क्योंकि ये केवल क्रॉस हेड से जुड़ा है। यदि हमारे पास ये अरेंजमेंट नहीं होती तो हम पाते कि हमारे पास एक बहुत लंबी कनेक्टिंग रॉड है जिसे हमें पिस्टन के टॉप से स्ट्रेच करना होगा। मान लो यहाँ पिस्टन हेड है जो ये नीचे जाकर क्रैंकशाफ्ट से जुड़ता है, जो यहाँ ये जगह है। ये काफी दूर है, शायद लगभग 4 मीटर मैं कहूंगा, और ये बहुत लंबा है। तो पिस्टन रॉड क्रॉस हेड से जुड़ता है और कनेक्टिंग रॉड भी क्रॉस हेड से जुड़ता है। कनेक्टिंग रॉड फिर क्रैंकशाफ्ट से जुड़ जाती है और क्रैंकशाफ्ट एक प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ जाएगी। उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट प्रोपेलर से जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ने से पहले इसे कई बियरिंग से गुजारा जाता है और जिसे स्टर्न ट्यूब सील कहते हैं। स्टर्न ट्यूब सील पानी को प्रोपेलर शाफ्ट और जहाज के हुल के बीच की जगह के माध्यम से वेसल में प्रवेश करने से रोकता है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ छोटी सीढ़ियां हैं और यहाँ एक और सीढ़ी है। ये बहुत फिसलन भरी हो जाती है। आप क्रैंक केस में चढ़ सकते हैं और इन रन्स का उपयोग क्रैंक केस के अंदर देखने के लिए कर सकते हैं। वास्तव में क्या होने जा रहा है कि आप क्रैंक केस के दरवाजों से प्रवेश करते हैं। मैं अभी इस दरवाजे के माध्यम से जाऊंगा और फिर आप भी इसके ऊपर चढ़ सकते हैं और क्षेत्र का निरीक्षण कर सकते हैं।
हो सकता है कि आपको डिस्कनेक्ट मिला हो। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि हमें क्रॉस हेड या पिस्टन रॉड को डिस्कनेक्ट करना है। इसलिए हमें यहाँ इस स्थान में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी और फिर आप इसके आसपास खड़े होंगे। कुछ हाइड्रोलिक बोल्ट टेंशनर्स को हुक करेंगे और फिर आपको इस हाइड्रोलिक इक्विपमेंट का उपयोग करके नट्स को खोलने का प्रयोग करना होगा और फिर आप पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से अलग कर सकते हैं। दूसरी तरफ ध्यान दें, ये आइटम क्रैंक केस डोर नहीं है। चलो इंजन से बाहर आ जाओ। तो ये क्या है? अगर ये क्रैंक केस डोर नहीं है तो यहां क्यों है? आप देख सकते हैं कि ऐसी कुछ और आइटम्स भी हैं। खैर, हमारे पास इनको रखने का कारण यह है कि ये क्रैंक केस एक्सप्लोजन डोर्स कहलाते हैं। उनके लिए एक और नाम है जो थोड़ा कम भयानक लगता है, क्रैंक केस प्रेशर रिलीफ वाल्व, संक्षेप में PRV। हमारे पास ये क्यों है? इंजन के अंदर ल्यूब्रिकेशन ऑयल होने वाला है, बहुत सारा, टन के हिसाब से। आमतौर पर यहां इंजन के निचले भाग में होते हैं, लेकिन इंजन की सभी इंटरनल सरफेसेस को भी कवर करते हैं, खासकर क्रैंक केस के भीतर। यदि ये ऑयल गर्म हो जाता है, हो सकता है कि बियरिंग्स के बीच एक हॉटस्पॉट हो। आइए एक पल के लिए कहें कि जहां हमारी कॉर्न रॉड क्रैंक शाफ्ट से जुड़ती है, वहां एक बियरिंग होगा जिसे हम नहीं देख सकते हैं। और अगर ये बियरिंग गर्म हो जाता है तो ये ल्यूब्रिकेशन ऑयल को गर्म कर देता है और आपके पास ल्यूब्रिकेशन ऑयल वेपर रह जाते हैं। ये वेपर तब जमा होने लगती है। यहां क्रैंक केस के टॉप कॉर्नर में कल्पना करें, ऑयल वेपर का ये बादल बड़ा और बहुत बड़ा होता जाएगा और आखिर में उस हॉटस्पॉट पर वापस पहुंच सकता है जिसने इसे मूल रूप से बनाया था। अगर ऐसा होता है तो ये विस्फोट का रूप ले सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यहां इंजन के किनारे इन सभी वाल्व्स को खोलने और दबाव को यथासंभव सुरक्षित तरीके से दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह से दबाव को दूर करने का विकल्प यह है कि इंजन से दरवाजों को उड़ा दिया जाए और क्रैंक केस शायद फट जाए। एक और नुकसान जो पास्ट में हुआ करते थे प्रेशर रिलीफ वाल्व्स या प्रेशर रिलीफ डोर्स के उपयोग में आने से पहले, यह है कि प्रारंभिक विस्फोट के बाद हवा क्रैंक केस में प्रवेश करने लगती है और क्रैंक केस में एक और विस्फोट होता है जो पहले से भी बड़ा होता है। ये सिनेरियो पास्ट में कई इंजीनियर्स की मौत का कारण बना है, जो स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं है, क्योंकि आखिरी चीज जो आप चाहते होंगे जब आप इंजन रूम में घूम रहे हो, या हो सकता है आप सुबह 4 बजे अपना राउंड लगा रहे हो और तभी अचानक से इंजन में विस्फोट हो जाए। तो ऐसा होने से रोकने के लिए आप लगातार क्रैंक केस के भीतर हवा का सैंपल लेंगे और यदि ऑयल वेपर का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, यदि हवा में तेल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो आपको एक अलार्म जाएगा और आप इंजन को धीमा कर सकते हैं या इंजन को बंद भी कर सकते हैं। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता है और विस्फोट हो जाता है, तो कम से कम आपके पास ये प्रेशर रिलीफ वाल्व्स या प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस इंजन के किनारे पर होते हैं और वे थोड़े दबाव को सुरक्षित तरीके से दूर कर सकते हैं। जब आप क्रैंक केस में जाते हैं तो ये वास्तव में काफी मजेदार होता है, क्योंकि आप इन व्हाइट पेपर सूट्स को डालते हैं और ये आपको इंजन में किसी भी गंदगी और ग्रिट वगैरह को ले जाने से रोकता है और फिर आप अंदर जाते हैं। और पहली बार जब मैं अंदर गया था तो किसी ने मुझे ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि सब कुछ ल्यूब्रिकेशन ऑयल में ढका हुआ होता है और ये कितना फिसलन भरा होता है। मान लीजिए आप इसके अंदर जा रहे हैं, आप वहां सीढ़ी को पकड़ते हैं, आप अपना पैर सीढ़ी के पायदान पर रखते हैं जो थोड़ा और नीचे है, और फिर आप अपना वजन अपने पैर पर डालते हैं और फिर आपका पैर फिसल जाता है और आप अपने आप को बचाने के लिए लटके रहते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से फिसलन भरा होता है, क्योंकि सब कुछ फिसलन वाले ल्यूब्रिकेशन ऑयल में कोटेड होता है। इसके बावजूद इंजन के अंदर जाना हमेशा अच्छा होता है, ये अनूठा अवसर होता है। तो हमने कुछ मेन पार्ट के बारे में बात की है। शायद हमें देखना चाहिए कि जब हम इंजन शुरू करते हैं तो क्या होता है। हम इंजन को स्टार्टर मोटर या उसके जैसी किसी चीज से शुरू नहीं करते हैं। आप टर्निंग गियर का उपयोग करके बहुत धीरे धीरे इंजन को चालू कर सकते हैं
और ये इसकी तुलना में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा। आमतौर पर इंजन को टर्निंग गियर का उपयोग करके एक कंप्लीट रोटेशन करने में 1 मिनट से अधिक समय लगता है। अब आप देख सकते हैं कि इंजन चल रहा है। यदि आप गति को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो शायद हम कुछ और फ्यूल डाल सकते हैं और फिर इंजन को फिर से रोक सकते हैं। मैंने बताया कि हम इंजन को बहुत धीरे धीरे चालू करने के लिए टर्निंग गियर का उपयोग कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इंजन को शुरू करते हैं तो हम कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करते हैं। हम पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट की ओर नीचे की ओर चलाने के लिए कंप्रेस्ड एयर को कंबशन स्पेस में डालते हैं। तो आइए एक पल के लिए मान लें कि हम इंजन में कंप्रेस्ड एयर भरते हैं। पिस्टन को नीचे ढकेल दिया जाता है और हमें पिस्टन को मोमेंटम देने की आवश्यकता होती है ताकि सभी पिस्टन हवा को अंदर खींच सकें और फिर वापस ऊपर दौड़ सकें। और यही होता है हमारा इनिशियल कंप्रेशन इग्निशन साइकिल। एक बार जब हम कंबशन स्पेस में फ्यूल इंजेक्ट कर लेते हैं तो इंजन को अब कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता नहीं होती। जब हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं और कंबशन प्राप्त करते हैं तो ये उस मोमेंटम का उपयोग करके चलता रहता है जो इसे मिलती है। लेकिन उस इनिशियल मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए कंप्रेशन और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्राप्त करने के लिए जो हमें कंबशन से प्राप्त होगा उसके लिए हम कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करते हैं। इसे कंप्रेस्ड एयर स्टार्टिंग सर्किट या स्टार्ट एयर कहा जाता है। जब इंजन चल रहा है तब क्या हो रहा है? पिस्टन नीचे डेड सेंटर की ओर चला जाता है। पिस्टन रॉड यहाँ इस आइटम को खिसका रहा है। इसे स्टफिंग बॉक्स कहते हैं और इसका उपयोग हम क्रैंक केस को इसके ऊपर के क्षेत्र में अलग करने के लिए करते हैं जिसमें सिलेंडर और इनलेट पोर्ट वगैरह शामिल हैं। पिस्टन हेड में पिस्टन रिंग्स होते हैं जो ये यहाँ काली आइटम्स हैं। ये पिस्टन हेड और सिलेंडर के बीच की जगह को सील कर देते हैं, इसलिए इन पोर्ट्स में से हवा सिलेंडर में जा रही है। पिस्टन फिर बॉटम डेड सेंटर से ऊपर की ओर टॉप डेड सेंटर की ओर बढ़ना शुरू करता है और ऐसा करने से दबाव और तापमान बढ़ रहा है। इंजेक्टर के माध्यम से सिलेंडर में डाले जाने वाले फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए हमें पर्याप्त टेम्परेचर इंक्रीज मिल जाता है। हमारे इंजेक्टर्स में से एक इंजेक्टर यहां है। वे आमतौर पर 2 या 3 होंगे। पिस्टन सिलेंडर के टॉप पर पहुंच जाता है। हमें अपना कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन मिलता है और पिस्टन फिर से नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और ऐसा करते समय ये क्रॉस हेड को अपने गाइडिंग रेल्स के साथ नीचे पुश करने वाला है और फिर क्रॉस हेड इसे कॉर्न रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है और प्रक्रिया दोहराता है। यहां जो दिलचस्प है वह ये कि हमें सिलेंडर के निचले भाग में से हवा आ रही है। फिर एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर के ऊपरी हिस्से से निकलने लगती हैं जिसे यूनिफ्लो अरेंजमेंट कहते हैं। 3 मुख्य स्कैवेंजिंग मोड्स थे जिनको आप देख सकते हैं। स्कैवेंजिंग एक सिलेंडर में फ्रेश एयर लेने और एक सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसेस को निकालने की प्रक्रिया होती है और कंबशन के बाद उत्पन्न होने वाली एग्जॉस्ट गैसेस को इस एग्जॉस्ट गैस वाल्व से गुजरना पड़ता है। तो चलिए जूम आउट करते हैं। एग्जॉस्ट गैस वाल्व अब खुला है। ये खुला है क्योंकि हम सिलेंडर में हवा दे रहे हैं और हम एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने जा रहे हैं। याद रखें, हवा दबाव में आ रही है और ये प्रेशर डिफरेंस ही है जो हवा को अंदर आने देता है और सभी एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर से बाहर निकालने के लिए बाहर ढकेलता है। ये सब एग्जॉस्ट गैसेस वाल्व से गुजरेंगे और एक बार फिर एयर इनलेट पोर्ट्स को फिर से ढक दिया जाता है। एग्जॉस्ट गैस वाल्व बंद हो जाएगा क्योंकि हम कंबशन के लिए आवश्यक टेम्परेचर राइज प्राप्त करने के लिए उस सारी हवा को कंप्रेस करना चाहते हैं। डीजल इंजन कंप्रेशर इग्निशन इंजन है। यहां कोई स्पार्क प्लग नहीं है, तो एग्जॉस्ट गैस वाल्व, अगर मैं सही कह रहा हूं तो इसे पहले से ही सीटेड होना चाहिए, लेकिन यहां थोड़ी देर हो चुकी है। अब ये सीटेड है। पिस्टन वापस ऊपर जाने वाला है। हम सारी हवा को कंप्रेस करते हैं, हमें कंबशन मिलता है और फिर हमें अपना कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन मिलता है। पावर स्ट्रोक शुरू होता है
और पिस्टन फिर से नीचे की ओर चला जाता है और फिर जब हम एयर इनलेट पोर्ट को खोलते हैं तो एग्जॉस्ट गैस वाल्व खुल जाता है। आइए इसे फिर से वापस करें। जैसे ही एयर पोर्ट्स अनकवर्ड होते हैं, एयर इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट गैस वाल्व खुल जाते हैं और हम सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। इस यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग अरेंजमेंट के बारे में दिलचस्प बात यह है कि एग्जॉस्ट गैस वाल्व के खुलने पर क्या होता है। अपनी नजर एग्जॉस्ट गैस वाल्व के इस हिस्से पर रखें जहां मेरा अभी माउस है। तो एग्जॉस्ट गैस वाल्व खुलता है और घूमता है। अब हम एग्जॉस्ट गैस वाल्व को क्यों घुमाएंगे? एग्जॉस्ट वेल के घूमने का कारण यह है कि एग्जॉस्ट गैस वाल्व और सिटिंग एरिया जहां एग्जॉस्ट गैस वाल्व सीटेड है वहां इवन वियर चाहते हैं। इवन वियर को हासिल करने के लिए हम इन वेंट्स को वाल्व स्पिंडल या वाल्व स्टैम्प पर डालते हैं और जैसे ही एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर से ऊपर और बाहर निकलती हैं, वे इन वेन्स के ऊपर से गुजरती हैं और ये वेन्स एग्जॉस्ट गैस वाल्व को घुमाने का कारण बनती हैं। बस इसी प्रकार से ही और फिर एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाती हैं और फिर से हमारे टर्बोचार्जर में चली जाती हैं। विशेष रूप से टर्बोचार्जर टरबाइन पर ये एग्जॉस्ट गैस वाल्व विशेष रूप से हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा संचालित होता है। एग्जॉस्ट गैस वाल्व को नीचे पुश करने के लिए हम यहाँ ऊपर खाली जगह पर हाइड्रोलिक ऑयल डाल सकते हैं। हम वाल्व को फिर से अपनी सीट पर वापस पुश करने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल को यहाँ निचली जगह डाल सकते हैं। तो ऊपर खाली जगह पर हाइड्रोलिक ऑयल वाल्व को खोलने का कारण बनता है, निचली जगह पर हाइड्रोलिक ऑयल वाल्व को रीसीट और बंद करने का कारण बनता है। और अगर हम प्ले दबाते हैं तो हमें इस सर्कुलर डिस्क को जो ऊपर और नीचे की हाइड्रोलिक ऑयल चैम्बर्स को अलग करती है उसको ऊपर नीचे होते हुए देख सकते हैं। यहाँ इस पाइप के माध्यम से हमारे एग्जॉस्ट गैस वाल्व के टॉप पर हाइड्रोलिक ऑयल की आपूर्ति की जाती है और नीचे वाली पाइप से भी। यहाँ इस पाइप से हमारे फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल दिया जाता है। यदि हम बीच में जाते हैं, दाईं ओर एक इंजेक्टर और बाईं ओर एक इंजेक्टर देख सकते हैं। ये प्रेशर फ्यूल है जिसे कंबशन स्पेस में डाला जा रहा है और एक फ्यूल पंप भी होगा जो आमतौर पर इसके आसपास या शायद थोड़ा ऊपर स्थित होगा और यही फ्यूल पंप फ्यूल लाइंस और फ्यूल इंजेक्टर्स को फ्यूल देता है। हालांकि ये इंजन के डिजाइन पर निर्भर करता है क्योंकि ज्यादातर आधुनिक इंजन कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग करते हैं। हम उनके बारे में शायद एक अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को कृपया लाइक करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी 3D मॉडल को एक्सेस करना चाहते हैं तो बस savri.com पर जाएं और अगर आप इंजीनियरिंग के बारे में और भी अधिक सीखना चाहते हैं तो savri.com देखें क्योंकि हमारे पास ठीक इसी तरह के 25 घंटे से अधिक के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं। हमारे कोर्सेज में पंप से लेकर डीजल इंजन से लेकर वाल्व, ट्रांसफार्मर और कई अन्य टॉपिक्स सब कुछ शामिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स एरिया में एक कमेंट छोड़ दें। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।